हेलो मित्रों, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित कुमार अवस्थी हिंदी वाला ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्राण से रिलेटेड एक नोटिस जारी की गई है और इस प्राण कार्ड को बनाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और इस प्राण कार्ड को बनाते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो आपकी सैलरी आएगी, जब तक आप प्राण कार्ड विभाग को सबमिट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना डाटा विभाग को नहीं देंगे, तब तक आपका सैलरी नहीं आएगा। तो जो यह नोटिस जारी की गई है, तो आइए हम देखते हैं कि प्राण कार्ड को आपको कैसे बनवाना है और जो आपका डीडीओ कोड है वो कैसे डालना है। तो आइए हम उस नोटिस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यह नोटिस में लिखा गया है साफ साफ पॉइंट नंबर 1 में कि एनपीएस प्राण प्राप्त करने के लिए सिर्फ वेबसाइट https://ensdl.com/enps का चयन करना है। यानी जब आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले आपको ये टाइप करना होगा और इसके बाद आपका एनपीएस का पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको ईएनपीएस अनुरोध शुरू करने के लिए सही डीडीओ अर्थात DEO/DPO का चयन करना आवश्यक है। डीडीओ की संलग्न सूची का प्रयोग करें। यानी इस वीडियो के बाद हम अंत में दिखाएंगे कि आपका जो डीडीओ कोड होता है वो क्या होता है। अब यहां पे देखिएगा तीसरे नंबर पॉइंट में कि कृपया डेट ऑफ बर्थ, नियुक्ति तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि यानी रिटायरमेंट को सही सही भरे ताकि अनुरोध को रद्द न करना पड़े। यानी प्लीज फिल करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट टू अवॉइड रिजेक्शन। यानी जब आप प्राण कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ सही सही भरना होगा और किस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो डेट आपको मेंशन करना होगा और जो आपका रिटायरमेंट डेट है उसको वहां पे भरना होगा। 4 नंबर पॉइंट में ये क्या बोल रहा है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड में नॉट बी पोस्ट, एग्जाम्पल पैन, मोबाइल, ईमेल एंड बैंक। देखिए यहां पे बता रहा है कि अगर आपने पहले से प्राण ले रखा है परंतु पुनः नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपको आपका पैन, मोबाइल, बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने की मैसेज आएगी। यानी देखिए यहां पे सीधा सा फंडा है कि अगर आप किसी भी विभाग में है, चाहे लिमिटेड हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, अगर वहां पे आपने एक बार प्राण कार्ड जनरेट करवा लिया है यानी बनवा लिया है, तो जब आप दूसरी बार प्राण कार्ड को बनाने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहां से ये दिखाएगा कि आप ऑलरेडी आपके पास प्राण नंबर है। अगर एक अनुरोध किया गया हो और पूर्ण नहीं हुआ हो तो दोबारा नया अनुरोध तब तक नहीं कर सकते जब तक पहला अनुरोध निष्क्रिय या पूर्ण न हो जाए। यानी आपने कभी किसी प्राण के लिए आवेदन किया हो और वह प्राण पूरा आपने नहीं सबमिट किया हो तब, या आपका जो प्राण है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है, तब तक आप इस दूसरे अनुरोध को पूरा नहीं कर पाएंगे। कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय बीपीएससी द्वारा दिए गए रोल नंबर को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें। यानी जो आप प्राण कार्ड का आवेदन करेंगे तो वहां पे मेंबरशिप नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको बीपीएससी का रोल नंबर मेंशन करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे 7वें नंबर पॉइंट में लिखा है, यदि आप बीपीएससी टीआरई 1 में विद्यालय अध्यापक के तौर पर योगदान कर चुके हैं तथा प्राण प्राप्त कर चुके हैं और अब बीपीएससी टीआरई 2 में भी आपका चयन हुआ है तो नया प्राण के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन टीआरई 1 में हुआ है और फिर वो टीआरई 2 में भी सेलेक्ट हो गए हैं तो उनको नया प्राण कार्ड के लिए आवेदन नहीं करना होगा। अब यहां देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण यहां पे नोट है कि संबंधित कर्मी द्वारा विधिवत पद त्याग करना होगा, यानी आपको रिजाइन देना होगा। एचआरएमएस पर उनको संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत एक्साइट कराया जाएगा। तत्पश्चात नए कार्यालय में
एस के कन्वर्जन मॉडल का उपयोग कर इसको योगदान उपरांत विधिवत ऑनबोर्ड किया जाएगा। डाटा स्थानांतरण हेतु कोई अन्य मॉडल यथा एलपीसी आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है 8वां नंबर अटल पेंशन योजना, ये आपके काम की चीज नहीं है। ये 9 नंबर आप देखेंगे तो यदि अभिदाता के पास पूर्व में प्राण किसी भी संस्था में हो तो उसका स्थानांतरण होगा। यानी देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका था कि अगर आप लिमिटेड कंपनी या अर्ध सरकारी कंपनी जो होती हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपका जो प्राण कार्ड होगा वो स्थानांतरण होगा, यानी उसका ट्रांसफर किया जाएगा। यदि अस्थायी रूप से प्राण सक्रिय नहीं है तो उसे पहले सक्रिय करते हुए स्थानांतरण करना होगा। यानी कोई आपने प्राण कार्ड जनरेट कराया और वह सक्रिय नहीं है, यानी उससे एनपीएस नहीं कट रहा है, आपके पेंशन प्लान में वो पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, तो पहले वो प्राण कार्ड को क्या किया जाएगा कि सक्रिय किया जाएगा, उसके बाद ही उसका स्थानांतरण किया जाएगा। जिसका प्रमुख कारण वार्षिक न्यूनतम राशि नहीं जमा करना अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना है। यानी मैं अभी अभी बताया कि अगर आप पहले से लिमिटेड या अर्ध सरकारी या सरकारी सर्विस में है तो अगर आप वहां पे देखेंगे कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है एनपीएस में पैसा तो वो कार्ड क्या होता है कि निष्क्रिय हो जाता है, तो उसको आपको सक्रिय कराना होगा। सक्रिय कराने के बाद ही इस कार्ड का आप अपने शिक्षा विभाग में स्थानांतरण करा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि यदि अभिदाता बीपीएससी द्वारा अनुशंसा के उपरांत विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान किया है और अभिदाता पूर्व से कार्यरत हो तो उसके प्राण के स्थानांतरण के लिए मूल विभाग का ऑथराइजेशन आवश्यक है, जिसके पश्चात ही प्राण का स्थानांतरण पूर्ण होगा। इसके बाद देखिएगा 11वां नंबर जो पॉइंट है, यदि प्राण व्यक्तिगत हो अथवा किसी बैंक से लिया गया हो तो उसका स्थानांतरण अनुरोध आपको अपने जिले के डीईओ/डीपीओ को करना होगा। यानी देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने प्राण कार्ड, वही चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे आपने ये प्राण कार्ड बनवाया हो या किसी बैंक से बनवाया हो तो उसका अनुरोध स्थानांतरण अनुरोध संख्या एक जनरेट होगा। उस संख्या को आपको डीडीओ ऑफिस में अवेलेबल कराना होगा, तब जाके आपका क्या होगा कि ये कार्ड का स्थानांतरण हो पाएगा। अब यहां देखिएगा कि संख्या 1 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग बिहार में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो प्राण संख्या 1 से चालू होगा उसका स्थानांतरण कहां पे हो सकता है तो शिक्षा विभाग में हो सकता है। संख्या 4 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण करने के लिए आईसीएसएस फॉर्म भरकर डीईओ/डीपीओ के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित करना होगा। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि संख्या 5 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। संबंधित शिक्षक को प्राण का नए सिरे से आवेदन करना होगा। यानी जिसका प्राण नंबर 5 से जनरेट होता है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है शिक्षा विभाग में, तो आपको करना क्या होगा कि नए प्राण कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद देखेंगे कि संख्या 9 से शुरू होने वाला प्राण का भी स्थानांतरण नहीं हो सकता है, प्राण के लिए नया आवेदन करना होगा। तो इस तरह से आप जब भी अपने प्राण नंबर बनवाने जाएं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही अपने प्राण के लिए आवेदन करें और जो भी उसमें डाटा आपको भरना है वो डाटा सही सही अपने सामने फिलअप कराएं, क्योंकि गलती होने पे फिर आपका जो पेमेंट है वो रुक जाएगा। फिर आपको इस प्राण में करेक्शन कराना होगा, तब जाके आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। अब रही बात कि डीडीओ कोड क्या होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि डीडीओ कोड क्या होता है।
देखिए ये आपका डीडीओ कोड दिया हुआ है अररिया का। देखिए तो डीडीओ कोड क्या है, तो SGV044826F है, यानी ये आप देख रहे हैं। तो ये अररिया का क्या है कि डीओ कोड है, ये देख रहे हैं। फिर अगर आप बेगूसराय का देखेंगे तो बेगूसराय का ये डीडीओ कोड है। फिर अगर बक्सर का आप देखते हैं तो बक्सर का ये डीडीओ कोड है। अगर आप दरभंगा का देख रहे हैं तो SGV 142645B है। अगर गया का आप देख रहे हैं तो SGV 041756B है। यानी ये जो कॉलम आपको दिख रहा है यही डीडीओ कोड है, और यही डीडीओ कोड को क्या करना है कि अपने पैन कार्ड का जब आवेदन करेंगे तो उसमें आपको इस चीज को फिलअप करना होगा। ये सीधा आपके ट्रेजरी विभाग से जुड़ा होता है, जहां से आपको पैसा रिलीज किया जाता है, तो वहां का ये कोड है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।